हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिलाष भोई है। मैं इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएट हूँ और मैंने अभी अपना एफएमजी का एग्ज़ाम दिया जो अभी रिसेंटली 28 जून को हुआ था। तो उसमें मेरा स्कोर 147 था और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में मेरा स्कोर 148 था। तो ठीक है, फेल हुआ मैं, बट दिन ब दिन जो लेवल है एफएमजी का वो कहीं ना ये लोग अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा हाई कर दे रहे हैं, है ना। जैसे कि ठीक है, ये एग्ज़ाम हमको पास करना ज़रूरी है ताकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर पाएँ, टोटली फेयर, टोटली फेयर। लेकिन जो नॉलेज चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसको आप एक अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के हिसाब से ही रखो ना। उसका अगर जो ये लेवल है, ये एनबीए वाले जो गवर्नमेंट है हमारी, वो उस लेवल को सीधा जो पीजी जो कर चुके हैं उस लेवल तक बढ़ा चुकी है लेवल को, है ना। और ऐसी चीज़ें आती हैं पेपर में जो कि आफ्टर इंटर्नशिप के बाद ही हमको समझ आएगी। उसको भी ये चाहते हैं कि हम बिना इंटर्नशिप किए जस्ट एमबीबीएस पास होके ही हम इस चीज़ों को क्लियर करें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनफेयर है। एंड एक और चीज़ मेरा कहना ये है कि आए दिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत लोग एडमिशन ले रहे हैं, है ना। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा कुछ कहा ही नहीं जाता कि आप एफएमजी एग्ज़ाम दो या कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस एग्ज़ाम दो। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर है ना। इट्स जस्ट दैट वो 90 लाख रुपए दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से बच जा रहे हैं और हम अराउंड 40 लाख रुपीज़ दे रहे हैं तो हमको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो मेरा कहना बस एक सिंपल सा रिक्वेस्ट ये है एनबीएमएस से कि या तो वो इस पेपर का जो आंसर की मॉडल आंसर है या फिर जो एक्चुअल जो होते हैं कल द ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का या फिर आंसर्स जो ऑफिशियली जो आए हैं एग्ज़ाम में उसको ही रिलीज़ कर दें, जिससे कहीं ना एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। क्योंकि लिटरली कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसको आप 1 मिनट 60 सेकेंड्स के अंदर करना इम्पॉसिबल था। लेट्स से तकरीबन अराउंड 20 से 20 वीडियो अराउंड थे वीडियो क्वेश्चंस, जिसमें एक पेशेंट का केस दे रखा है ना। जो वीडियो इटसेल्फ कुछ 15 से 20 सेकेंड का था वीडियो। तो एक बार तो जानना मुश्किल है वीडियो को देख के कि यार क्या चीज़ है, अगर की बीमारी है। उसको 2 बार देखोगे, फिर 30 सेकंड के अंदर आप डायग्नोसिस करो, उसका क्लिनिकल केस समझो, फिर उसका आंसर टिक करो। यार ये कहीं ना कहीं तो टोटली अनफेयर है एफएमजीज़ के लिए। मेरा कहना बस सिंपल से सिंपल से मेरा एक कहना है एनबी से कि आप एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा रखो, है ना। लेकिन अब एक एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट होता है क्वेश्चन पेपर का या एक जो होता है एक्चुअल आंसर की, उसको आप प्लीज़ रिलीज़ कर दो। अगर एक्चुअल आंसर की ये एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था वो अगर आ जाए बाहर, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कम से कम 10 से 15 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं जो बाउंड्री में अटक जा रहे हैं लाइक मी, वो हो जाएंगे पास। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो मुझसे भी कई ज़्यादा शार्प, कई ज़्यादा ब्रिलियंट थे पढ़ाई में, लेकिन वो बाउंड्री में अटक जाते हैं या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, फिर उनको 5 महीना फिर पढ़ना पड़ता है। मैंने अभी 28 जून को एग्ज़ाम दिया, कल रिज़ल्ट आया 7 जुलाई को और 8 जुलाई 2026 आज का डेट है। अब अगला एग्ज़ाम 9 जनवरी को है। तो मैं तो अभी 4-5 दिन थोड़ा सा मैं शांत रह के फिर पढ़ने बैठूँगा वापस से मैं, है ना। तो उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट होता है पेपर का या ब्लूप्रिंट जो होता है आंसर्स का, जो एक्चुअल जो आ रखे हैं, उसको कम से कम एनबी रिलीज़ कर देना। तो जो ये पासिंग परसेंटेज है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी अराउंड 37,000 कुछ समथिंग स्टूडेंट्स थे, जिसमें से अराउंड 31,400 समथिंग बच्चे फेल हो गए। अब मैंने देखा अपना कल तक रिजल्ट का पीडीएफ, जिसमें से ईजिली कितने ही बच्चे थे जो 140 के ऊपर अटक गए हैं, है ना। तो 140 से लेकर 160 के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें पोटेंशियल, उनमें नॉलेज की कमी बिल्कुल नहीं होती। इट्स जस्ट दैट कि उस सेंटर के ड्यूरेशन में या क्या कुछ माइंडसेट चला वो रह जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मेरा शिकायत था सेंटर से। सेंटर इतने पैथेटिक थे अभी जून के एग्ज़ाम में। मेरे को माइग्रेन का इशू है। दूसरा सेकंड पेपर में मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया। मैंने 2-3 बॉटल पानी पी ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और उस बीच में मुझे एग्ज़ाम भी देना है और एग्ज़ाम मुझे अच्छा परफॉर्म भी करना है। तो कहीं ना कहीं यार एक अनफेयर हो जाता है ना। और एक तो या तो मेरा 2 चीज़ें मुझे कहनी है बस गवर्नमेंट से, या तो जो आपका एक्चुअल जो आपका आंसर की है, ये एक्चुअल जो मेन पेपर है जो आता है एक्चुअल एग्ज़ाम में, उसको आप एक बार रिलीज़ कर दो बाहर, ऑफिशियल वाला, ठीक है। या फिर आप जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उसको एटलीस्ट एक अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस जो होता है
जो इंडिया से जो होता है पास आउट, है ना, उसके लेवल का बना दो। इट्स जैसे कि एक जो अंडर ग्रेजुएट MBBS होता है उसके लेवल का बना दो, है ना, उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दो, नो डाउट। लेकिन अभी जैसा पेपर आ रहा है ना, वो नीट PG या फिर आफ्टर इंटर्नशिप के बाद जो नॉलेज हमको आएगा उस लेवल को ये सब चाहते हैं कि हम बिना इंटर्नशिप के जान लें, तो कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है ना। एंड मैं इस चीज़ को वाउच कर सकता हूँ कि ये जो FMG पेपर है ये प्राइवेट कॉलेजेस के आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते क्लियर। इट्स जस्ट दैट कि वो 1 करोड़ फीस दे रहे हैं तो वो इस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्ट है ना। और यहाँ तक कि जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो होते हैं स्टूडेंट्स, और जो इनफैक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो IMGs होते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अच्छे खासे बंदे फेल हो जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इसलिए वो सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आंसर की रिलीज़ कर दो, या एटलीस्ट एक जो होता है ना एक्चुअल क्वेश्चन पेपर उसको रिलीज़ कर दो बाहर, ताकि बच्चों को आइडिया मिले कि क्वेश्चंस का रेफरेंस कैसा होता है, और उस हिसाब से हम और पढ़ पाएँ अच्छे से आगे के प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। या फिर आप एक पेपर का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि यार इतने स्टैंडर्ड की पेपर आएगा, इससे ना ऊपर ना इससे ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है ना वो दिन ब दिन हाई होते जा रहा है, जो कि हम एक अंडर ग्रेजुएट MBBS के कैलिबर के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और ऐसे पेपर को इतने कम टाइम में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें भी, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट।